हेलो बच्चों, मैं हूं प्रबल प्रताप और स्वागत करता हूं आप लोगों का डाउटनेट लाइव में। तो बेटा आज है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। और बात करूं तो जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसकी फोर्थ क्वेश्चन सीरीज है ये। तो कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था जो कि होमवर्क में करके लाने को मैंने आप लोगों को बोला था। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग उसको अटेंड तो करके आएंगे। एटलीस्ट आप लोगों से सॉल्व हुआ नहीं हुआ वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर बस ये करता है कि तुम लोगों ने कोशिश करी उसको सॉल्व करने की या नहीं करी। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अभी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लास को अपन शुरू करते हैं जल्दी से। उसके पहले एक अनाउंसमेंट देख लो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए एक वीआईपी कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसकी खासियत कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पे आप लोगों को लाइव डाउट डिस्कशन देखने को मिलेगा, जैसा कि हमारी एक्सपीरियंस क्लासेस में होता है। इंटरैक्टिव क्लासेस वहाँ पे होंगी, जैसा कि आप जो भी कमेंट डालते हो उसको मैं हैंड टू हैंड उसको एंटरटेन करता हूँ। आपका जो भी डाउट होता है मैं हाथों हाथ सॉल्व कर देता हूँ एक्सपीरियंस क्लासेस में। तो सिमिलरली वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा प्रॉपर कि किस टाइम पे क्या आपका चैप्टर चल रहा होगा और कब तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, इट विल बी डिसाइडेड ऑलरेडी। ठीक है। और नोट्स आपको प्रिपेयर्ड मिलेंगे कंप्लीटली, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी होगा, आपके मंथली और वीकली टेस्ट सीरीज होंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, होमवर्क मिलेगा, आपके स्पेशल सेशंस होंगे कि रिवीजन किस तरीके से करना है, एग्जाम किस तरीके से आपको अटेंड करना है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो, पोल करवा रहा हूँ मैं, कि क्या आप लोग वीआईपी कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? हाँ या ना में जवाब दे देना, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, तो अपन शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के क्विज के साथ। तो पहला क्विज है, अटेंड करो इसको जल्दी से। पोल का रिस्पॉन्स दे दिया ना सब लोगों ने? अब ये जो पहला क्विज आया है आप लोगों के सामने, इसको जल्दी से अटेंड करो। आसान सा सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए तुम लोगों को इसे सॉल्व करने में, बेसिक क्वेश्चन है। क्विज आ गया बेटा? चलो अगला सवाल। अगला सवाल है, डिवाइस दैट मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अरे जो डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है उसे क्या बोलते हैं अपन? जल्दी से बता दो। चलो डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चार्ज है 30 गुलाम, पास हो रहा है 3 सेकेंड्स में। तो करंट अपन जानते हैं, करंट क्या होता है यार? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब क्वेश्चन ने मेरे को दे रखा है कि 3 सेकेंड में 30 कुलम का चार्ज पास हो गया, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? चार्ज कितना पास हुआ? 30 कुलम। टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से आ गई मेरे पास 10 क्या? कुलम पर सेकेंड, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर्स। ठीक है, तो ये 10 एम्पियर मेरे पास वैल्यू आ गई करंट की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या बोल रहा था अपना? अगला सवाल बोल रहा था वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। तो यार सपोज करो मेरे पास कुछ भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक्स वाई जेड कुछ भी, जिसमें रजिस्टर, एमीटर, वोल्टमीटर, दुनिया भर की चीज़ें लगी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊँ एक, तो बैटरी का काम क्या होता है यार, कि वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है, तो ये वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, ईएमएफ अगर इसका वी है तो वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है मेंटेन करके रखेगी हमेशा। ठीक है, तो उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? सेल। सेल या बैटरी एक ही बात है, ऑप्शन में अपने को सेल दे रखा है तो सेल टिक करेंगे अपन। अब जल्दी से आते हैं अपन उस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। देखो सवाल ये है, सवाल बोल रहा है, हाउ शुड two resistors with resistances R1 ohm and R2 ohm be connected to a battery of EMF V volts so that the electrical power consumed is minimum। ये बोल रहा है कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक R1 ओम का, एक R2 ओम का, उनको मैं किस तरीके से कनेक्ट करूं, कि जो पावर कंज्यूम हो वो मिनिमम रहे। तो देखो पावर की अगर मैं बात करूं बेसिक टर्म्स में, तो पावर होती है अपनी P इक्वल टू VI। ठीक है, अब जो भी सर्किट रहा होगा मैंने उसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्टेड, वो बैटरी से कनेक्टेड है और उसका ईएमएफ है V। तो जो ईएमएफ V है वो तो फिक्स्ड है, बैटरी तो मैंने चेंज करी नहीं,
तो ईएमएफ तो फिक्स्ड है, यानी कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, पावर चाहिए मेरे को मिनिमम, और अगर पावर मिनिमम होनी चाहिए यानी कि करंट मिनिमम होना चाहिए। भाई वी तो कांस्टेंट है, आई मिनिमम होगा तो मेरे को पावर भी मिनिमम मिल जाएगी। और करंट मिनिमम कब होगा? जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। भाई करंट मिनिमम कब होगा? जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो रेजिस्टेंस अपना मैक्सिमम होना चाहिए। और अब तुम ये बात मेरे को बताओ कि अगर तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस है और उससे तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है, तो तुम उसे सीरीज में कनेक्ट करोगे कि पैरेलल में कनेक्ट करोगे? जल्दी से बताओ मेरे को। भाई सीरीज में कनेक्ट करोगे कि पैरेलल में कनेक्ट करोगे? जो लोग बोल रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, बेटा याद करो, अगर दो रेजिस्टेंसेस को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू उन दोनों रेजिस्टेंसेस से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 ओम और 2 ओम के दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आएगा। और वहीं पे अगर मैं 2 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 4 ओम। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा कब आएगा? जब मैं उनको सीरीज में कनेक्ट करूंगा। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या हो गया कि मुझे किस में कनेक्ट करना चाहिए उन लोगों को, उन दोनों रेजिस्टेंसेस को? सीरीज में। और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 मार्क के क्वेश्चन में से आपके लिए ये जो फर्स्ट पार्ट था ये 1 मार्क का था। ठीक है, ये 1 मार्क का पार्ट था, जो ए पार्ट था, इसके लिए आपको मिलते पूरे पूरे 1 मार्क। ठीक है बेटा, अगला पार्ट क्या बोल रहा था? अगला पार्ट बोल रहा था इन अ हाउस 3 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच are lighted for 5 hours daily. 2 fans of 50 watt each are used for 10 hours daily. An electric heater of 1 kilowatt hour is used for half an hour daily. Calculate the total energy consumed in a month of 31 days and its cost at the rate of 3.60 rupees per kilowatt hour. यह आया था आपके 2017 बोर्ड्स में। ठीक है, तो देखो सवाल आसान है, बस थोड़ा सा लंबा है। आपको क्या करना है, जैसे बल्ब जलाया तो बल्ब के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लो, फिर अपन ने फैन चलाया तो उसके लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए कर लो, पर डे में कितनी करेंगे ये, फिर एक दिन में अगर इतनी कर रहे हैं तो 31 डेज में कितनी करेंगे वो निकाल लेना। फिर उसके बाद टोटल एनर्जी आ गई तुम्हारे पास कितनी कंज्यूम हुई। ठीक है, और एक यूनिट एनर्जी के लिए तुम्हें रेट दे रखी है 3.60, तो जो टोटल एनर्जी आएगी उसको 3.60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं इसको। प्लॉट समझ में आया? पहले करना कैसे देखो। पहली बात तो मेरे को क्या दे रखा है, सबसे पहले मेरे को दे रखा है भैया कि 3 बल्ब है जो 100 वाट के हैं और वो चल रहे हैं 5 घंटे डेली। तो उनकी एनर्जी कैसे निकालूंगा मैं? भाई एनर्जी क्या है? पावर इनटू टाइम। 3 बल्ब है मेरे पास। ठीक है, 100 वाट का एक बल्ब है और वो चल रहा है कितने टाइम के लिए? 5 आवर्स के लिए। और एनर्जी चाहिए मुझे किलोवाट आवर्स में। ठीक है, एनर्जी मेरे को चाहिए किस में? किलोवाट आवर्स में। ये मेरे को दे रखा है 100 वाट। तो किलोवाट आवर में अगर मेरे को करना है तो देखो, एक बल्ब के लिए अगर मैं बात करूं, एक बल्ब के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100, ये कितना आ गया मेरे पास? 500 वॉट आर। 500 वॉट आर आ गया मेरे पास। ठीक है, और सिमिलरली ऐसे 3 बल्ब से, तो 3 बल्ब के लिए कितना हो जाएगा भैया? 3 बल्ब के लिए हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। 3 बल्ब कितना कंज्यूम करेंगे यार? अगर एक बल्ब 500 कर रहा तो 3 कितने करेंगे? 3 इंटू 500, और ये कितना आ जाएगा? 1500 वॉट आर। 1500 वॉट आर। अब मेरे को चाहिए किसमें? किलोवाट आर में, क्योंकि जो मेरे को रेट दे रखी है बेटे वो दे रखी है पर किलोवाट आर की। भाई 1 किलोवाट आर के लिए 3.60 लगेगा। मुझे बताना है कि जितने भी टोटल निकलेंगे वो किलोवाट आर में निकलने चाहिए, तो ही मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब यहां से देखना, 3 बल्ब कितना कंज्यूम कर रहे थे? 1500 वॉट आर। तो अगर किलोवाट आर में देखूं तो 3 बल्ब कितना कंज्यूम कर रहे हैं बेटे? ये देखो 1.5 किलोवाट आर 3 बल्ब के लिए मेरे पास आ गया। ठीक है, अब अपन सिंपली फैंस के लिए निकाल लेते हैं। सिमिलरली जैसे अपन ने इसके लिए निकाला, फैंस के लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कितने भैया? 2 पंखे हैं, 2 पंखे चल रहे हैं और 10 घंटे के लिए, और एक पंखा है 50 वॉट का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2 फैंस के लिए तो पंखे कितने भैया? 2। ठीक है, या फिर ऐसे देखो, ठीक है, एक पंखा कितने का है? 50 वॉट का। वो दिन में कितने घंटे चल रहा है? दिन में चल रहा है वो 10 घंटे, डेली 10 घंटे चल रहा है। तो एक पंखा कितना कंज्यूम करेगा? 50 इंटू 10 वॉट आर। और ऐसे कितने पंखे हैं? 2 पंखे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 500 इंटू 2, यानी कि
1000, और 1000 ये आएगा वॉट आवर में, और मुझे किलो वाट आवर में चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो ये आ जाएगा 1 किलो वाट आवर। यानी 2 पंखों का मेरे पास आ चुका, 2 पंखों का मेरे पास आ चुका। यार तुम लोग अटेंड करके आए होंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा तुम्हें ये, ठीक है। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक हीटर के लिए भी निकाल लेता हूँ। इलेक्ट्रिक हीटर के लिए बात करूँ तो 1 किलो वाट आवर का है, मतलब इसकी एनर्जी मेरे को ऑलरेडी दे रखी है, कितनी, 1 किलो वाट आवर, यानी कि 1 घंटे में ये 1 किलो वाट की एनर्जी कंज्यूम करेगा। और ये चल कितने रहा है, दिन में आधा घंटा चल रहा है, तो जब 1 घंटे में 1 किलो वाट कंज्यूम करेगा पावर, तो आधे घंटे में कितनी करेगा, 0.5। तो इलेक्ट्रिक हीटर के लिए अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए बात करूं तो 1 किलो वाट आवर का है, और चल कितना रहा है, हाफ आवर, तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारे पास, 0.5 किलो वाट आवर, मतलब 1 घंटे में इतनी करता, तो आधे घंटे में कितनी करेगा, 0.5 किलो वाट आवर। ये आ गई तुम्हारे पास एनर्जी 1 दिन की। 1 दिन में कितनी करेगा ये, अब टोटल निकाल लो भैया। 3 बल्ब इतना कर रहे थे, 2 पंखे इतना कर रहे थे, एक इलेक्ट्रिक हीटर इतनी कर रहा था, तो इन 1 डे, 1 दिन में कितनी करेंगे ये, 1.5 किलो वाट आवर तो बल्ब कर लेंगे, प्लस 1 किलो वाट आवर तुम्हारा कौन कर लेगा, पंखा कर लेगा, प्लस तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितनी कर लेगा, 0.5, तो ये कितना आ गया, 2 + 1 3 किलो वाट आवर की एनर्जी पर डे कंज्यूम होएगी। यानी 1 दिन में 3 किलो वाट आवर तुम्हारा कंज्यूम होएगा, तो 31 डेज में कितना होगा, तुमसे 31 डेज के लिए पूछा है, 31 डेज में हो जाएगा 3 × 31 किलो वाट आवर। तो पूरे महीने में अगर 31 दिन का महीना है तो कितनी कवर होएगी, ये कवर हो जाएगी 93 किलो वाट आवर। यानी 31 दिन में तुम्हारी 93 किलो वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। अब 31 दिन में तुम्हारी 31 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, ये तो आ गया। पर यूनिट एनर्जी कितनी है, पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट एनर्जी की कॉस्ट है 3.60 रुपीज़, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास कंज्यूम कितनी हुई, तुम्हारे पास कंज्यूम हुई 93 किलो वाट आवर। तो इन रुपीज़ निकालोगे अगर तुम, इन रुपीज़ फॉर 31 डेज, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भैया, 1 किलो वाट का आर है, 1 किलो वाट आर के लिए है 3.60 रुपीज़, तो 93 किलो वाट आर के लिए कितना हो जाएगा, 91 × 3.60, और इसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 334.8 रुपीज़, ठीक है। या आजकल तो रुपया का साइन बदल गया है, आजकल तो ऐसा हो गया ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। वो लगा लो, ये लगा लो, एक ही बात है, अल्टीमेटली तुम्हें आंसर से मतलब है, नंबर इसमें भी तुम्हें पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ आया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अल्टीमेटली अपन ने किया क्या वो मैं दोबारा बता देता हूं तुम्हें। मुझे दे रखा था सेकंड पार्ट में कि 3 बल्ब चल रहे हैं 100 वाट के 5 घंटे के लिए, 2 पंखे चल रहे हैं 50 वाट के 10 घंटे के लिए, और 1 किलो वाट आवर का इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है आधे घंटे के लिए। तो एक दिन में टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी वो मैंने निकाल ली। मुझसे पूछा था 31 दिन में बिल कितना आएगा, तो एक दिन की मेरे पास आ गई, 31 दिन में कितनी होगी उसको मैंने 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतनी यूनिट आ गई मेरे पास, कितनी, 93 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर की रेट कितनी है, 3.60, तो 93 किलो वाट आवर की कितनी हो जाएगी, 334.8 रुपीज़। यानी महीने का बिल तुम्हारा पता है कितना आएगा, 334.8 रुपीज़। समझ आई बात। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो तुम्हारे घर के बिल आते हैं ना वो इसी तरीके से कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली बात जो तुम्हारा मीटर होता है ना वो काउंट कर रहा होता है कि कितनी यूनिट बिजली तुम कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तुम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और जितनी यूनिट तुम यूज़ करते हो पर यूनिट के रेट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब वो बात अलग है, अलग अलग जगह पे पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अलग अलग होती है, ठीक है। अब अगर इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये जो पहला पार्ट था तुम्हारा ये था 1 मार्क का, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन था ना। तो जो फर्स्ट पार्ट था तुम्हारा 1 मार्क का था, उसके बाद ये जो तुमने निकाला ना, ये जो बेटे तुमने निकाला कि बल्ब के लिए कितना लगेगा, इसके लिए 1 मार्क था। फिर तुमने निकाला फैन के लिए कितना लगेगा, इसका 1 मार्क था, ठीक है। और तुमने निकाला इलेक्ट्रिक हीटर का कितना है, इसका 1 मार्क था, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने निकाला कि भैया एक दिन में इतना है तो 31 डेज में कितना होगा, उसके लिए तुम्हारा था आधा मार्क, ठीक है। और ये जो तुमने फाइनल आंसर निकाला उसको 3.60 से मल्टीप्लाई करके, इसके लिए था तुम्हारे पास आधा मार्क।
तो इस तरीके से ये स्टेप मार्किंग का क्वेश्चन था, पूरे तुम्हें 5 नंबर देके जाता अगर तुम पूरा सॉल्व कर देते तो। 1 मार्क फर्स्ट पार्ट का, फिर 3 एलिमेंट्स के लिए तुमने सॉल्व किया, बल्ब, फैन और इलेक्ट्रिक हीटर, तो 3 मार्क्स उसके 4 हो गए और आधे आधे नंबर के ये थे जो तुमने बात की कैलकुलेशन करी। ठीक है, तो चमका के नहीं चमका मेरे बेटे, जल्दी से बता दो। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, तुम लोग अटेंड करके आए हो, तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा अगर अटेंड करके आए हो तो। ए वाला समझ में नहीं आया तो ए वाला इधर देखना। ए वाला ये बोल रहा था कि भैया पावर जो है मिनिमम होनी चाहिए, तो पावर क्या होता है, वी इंटू आई। वी इंटू आई होती है मेनली पावर। ठीक है, अब वी तो कांस्टेंट है क्योंकि मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, वी तो चेंज होगी नहीं। आई मिनिमम होगा तो पावर मिनिमम आ जाएगी। भैया आई अगर मिनिमम होगा तो पावर भी मिनिमम आ जाएगी। करंट मिनिमम कब होगा, जब करंट को रोकता कौन है, करंट को रेस्ट्रिक्ट कौन करता है, रेजिस्टेंस। तो करंट मिनिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब उनको मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा। अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू जब मैं उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने पे मेरे को सिंपली ऐड हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल भी देके बताया था कि दो अगर रेजिस्टेंस है मेरे पास 2 ओम के, ठीक है, तो 2 ओम और 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो 4 ओम आएगा, और वहीं पे उनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो 1 ओम आएगा। तो करंट मुझे कम कब मिलेगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कब मिल रहा है, जब मैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। पक्की बात बेटे, तो आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा अच्छे से। अगले सवाल पे आते हैं अपन लोग। अगला सवाल ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, इसको कंसिडर कर लो भैया। ठीक है, इसको देख लो एक बार क्या दे रखा है, और तुमसे सवाल पूछे विच टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कौन से पैरेलल में है। ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर हर रजिस्टर 2 ओम का है तो कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में, ये भी तुम्हें बताना है। ठीक है, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो, अगर इस सर्किट को अपन एनालाइज करें तो सर्किट में मेरे को दे रखा है भैया 5 वोल्ट की तो बैटरी लगी हुई है, एक R5 लगा हुआ है, एक R1 लगा हुआ है, R2 R3 और R4 लगे हुए हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि सीरीज में कौन कौन है, तो सीरीज में देखना यार, सीरीज में देखो R5 है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। इसको शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि भैया R1 में से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। आई होप ये बात सब लोगों को पता है कि अगर भैया रेजिस्टेंस करता क्या है, करंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो यार अगर तुम्हारे पास 2 पाथ हैं, एक तो है भैया गली कूचे वाली लाइन है जिसमें बहुत जब स्पीड ब्रेकर्स हैं और रास्ता भी अच्छा नहीं है, और एक है तुम्हारे पास एकदम स्मूथ हाईवे, तो तुम प्रेफर करोगे कि तुम स्मूथ हाईवे पे जाओ। ठीक है, तो ये वही है, ये स्मूथ हाईवे तुम्हारे लिए, और यहाँ पे ये रजिस्टेंसेज लगे हुए हैं, यहाँ पे रास्ता खराब है, तो जो करंट है वो एज इट इज पूरा का पूरा करंट इसमें से चला जाएगा, इसमें से कुछ भी करंट नहीं जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस तो मैटर ही नहीं कर रहा। अब ये जो R2 R3 है मुझे दिख रहे हैं कि ये पैरेलल में है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इनके आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों पॉइंट्स भी आपस में कनेक्टेड है। तो ये R3 ऐसे है और R2 ऐसे, इनके दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, तो R2 R3 तो पैरेलल में। सीरीज में कौन है, सीरीज में है R5, उसके बाद ये जो कुछ भी नेटवर्क है ये आया, उसके बाद R4 आ गया। ठीक है, तो R4 और R5 सीरीज में है। ये तो बहुत आसान पार्ट है यार, इसमें एक्सप्लेन करने का भी इतना कुछ है नहीं भैया। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कब होते हैं, सीरीज में कब होते हैं, आई होप ये सब लोगों को पता है। ठीक है, चलो अगला पार्ट बोल रहा है इफ एवरी रजिस्टर इज ऑफ 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस है सारे के सारे, तो कितना करंट फ्लो होगा। अब तुम्हें इस सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इधर देखना, इधर देखो, वैसे तो पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, अगर तुम सही से सोचो इसको तो देखो R5 है, ये 2 ओम का है, R3 R1 में से तो कुछ भी नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस ही हटा दो, कुछ नहीं है। ये सर्किट कैसा है, बस कि यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ R5 लगा हुआ है, इसके सीरीज में R4 है, यहाँ प्लेन वायर है, प्लेन वायर के बाद R3 ऐसे कनेक्टेड है और R2 ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ से ये वापस इसमें यहाँ एमीटर लगा दिया अपन ने, यहाँ ये की लगा दी, बस ये सर्किट है अपना। ठीक है, अब यार ये R5 है, अब ये R4 है। सर तुम बोलोगे सर ये R4 तो नीचे था, आपने यहाँ कैसे लगा दिया। अरे बेटे करंट तो उनमें से होके जाएगा ना, जैसे R4 को मैं यहाँ बनाऊँ, चाहे यहाँ बनाऊँ, चाहे यहाँ बनाऊँ, चाहे यहाँ बनाऊँ, बात तो एक ही है। ठीक है, और ये R3 और R2 है। ठीक है, R1 गायब, क्योंकि R1 के आस पास में प्योर बिना रेजिस्टेंस का वायर लगा हुआ है, तो एज इट इज चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना टोटल रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है, तो ये है 2 ओम और ये 2 ओम है, तो 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 ये हो जाएगा
4 ओम का, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? याद करो, बताया था कि अगर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो होगा वो जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसका हाफ हो जाएगा। तो ये 2 ओम और 2 ओम है, ठीक है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1 ओम। या ऐसे देख लो यार, लो R2 R3 अपॉन R2 + R3, ऐसे लिख के आना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे बोल मत देना कि भैया पैरेलल में लगे हुए हैं तो आधा हो जाएगा, नहीं, पूरा लिख के आना पड़ेगा तुम्हें पेपर में, ठीक है। R2 R3 अपॉन R2 + R3, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 2 × 2 अपॉन 2 + 2, अब ये नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? 2 + 2 4 + 1 5, यानी R इक्विवेलेंट कितना बेटे? 5 ओम। और तुम्हें बताना है करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो ये सर्किट कैसा हो गया पता है? अब ये एमीटर, ये की, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ बैटरी लगा लो। चलो बात एक ही है वैसे, पर तुम लोग फिर वापस कहीं और दिमाग लगाओगे। इधर देख लो, यहाँ लगी हुई है बैटरी, यहाँ लगा हुआ है रेजिस्टेंस तुम्हारा, और ये रेजिस्टेंस क्या है? आर इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 ओम, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है। एमीटर की इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल है ये। तो यहाँ से अब अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट क्या हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट। नहीं दिख रहा इधर, देख लो, इसको हटा देते हैं अपन, इधर लिख लेते हैं। आई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। V कितना है? 5, R इक्विवेलेंट कितना है? 5, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर वैल्यू आ गई, यानी इस सर्किट में से करंट कितना जा रहा होगा बेटे? 1 एम्पियर। चमका कि नहीं चमका मेरे बेटे? जल्दी बता दो। आसान सवाल था, बस इसमें तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना था, बस एक चीज़ का ध्यान तुम्हें बस ये रखना था कि ये जो शॉर्ट कर रखा है इस रेजिस्टेंस R1 को, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, तीनों के लिए तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा इसमें। सॉरी 1 मार्क नहीं मिलेगा, ये जो फर्स्ट पार्ट था ये हाफ मार्क्स का, ये हाफ मार्क्स का, और ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है आधे आधे नंबर के हैं, ये तुम्हें दोनों मिलके 1 नंबर देके जाएंगे, और बाकी जो थर्ड पार्ट है तुम्हें 2 नंबर देके जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हें पूरा सर्किट सॉल्व करके और करंट की वैल्यू निकाल के लानी है। पक्की बात है बेटे? चलें अपन आगे अब। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, फर्स्ट पार्ट आई होप सबको समझ आ गया होगा, सेकंड भी सबको समझ आ गया होगा, पक्की बात है। थर्ड पार्ट समझो सीधा, ठीक है। थर्ड पार्ट ये बोल रहा था, थर्ड पार्ट भैया ये बोल रहा था कि मेरे को करंट निकालना है इसमें। तो यार ये जो है R1, इसको तो मैं गायब कर दूंगा क्योंकि ये तो वायर शॉर्ट कर रखा है, तो ये शॉर्ट वायर जो है R1 को तो हटा देगा, सारा करंट यहाँ निकल के आ जाएगा, ठीक, सारा करंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक। अब इधर देखना, इधर देखो, ये एमीटर और की है, ये एमीटर की को भी अपन नेग्लेक्ट करते हैं, सर्किट बना के देखते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी है, R5 है, इधर देखो, ये रही तुम्हारी 5 वोल्ट की बैटरी और फिर लगा हुआ है R5, ठीक। उसके बाद क्या है, तुम्हारे पास R1 आ रहा है जो कि अब कैंसिल हो चुका है क्योंकि यहाँ शॉर्टिंग वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लेन वायर है। उसके बाद R2 R3 पैरेलल में है और R4 सीरीज में है। तो ये देखो, ये प्लेन वायर आ गया, ये दो रेजिस्टेंस, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R5, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तुम्हारा R4। यहाँ तुम्हारा एमीटर और की लगी हुई है, उसको अपन हटा रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसा कुछ तरीके से मेरा सर्किट है, ठीक। तो वो रेजिस्टेंस तो हट गया। अब ये R5 है, ये R2 है, ये R3 है, अब ये दोनों पैरेलल में है। अब यार ये R4 जो है, इसको मैं चाहे यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, चाहे यहाँ बनाऊँ, बात तो एक ही है ना। तो मुझे दिख सकता है ना यार, ये भी तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा अल्टीमेटली भाई, इनका इक्विवेलेंट जब आएगा तो ये अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस है मेरे पास इस तरीके से। तो ये R5 और R4 सीरीज में है, और R2 और R3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इनके सीरीज में होगा। तो R2 और R3 कितने कितने बेटा? 2 ओम। और यहाँ तो मैं निकाल के बताया था कि 2 × 2 अपॉन 2 + 2, इस तरीके से तुम्हारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी 1 ओम। तो ये सर्किट अब कुछ इस तरीके से मेरे को दिखेगा, ये बैटरी, ये R5, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, और इस तरीके से ये R5 है, ये R इक्विवेलेंट है R2 R3 का, ये R2 R3 अपॉन R2 + R3, ठीक है। ये 1 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, और ये भी 2 ओम है। तो 2 + 2 4 + 1 5, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारे पास आई थी 5 ओम। आई होप अब समझ में आया होगा R इक्विवेलेंट 5 ओम कैसे आया। पक्की बात है, अभी समझ में आया सब लोगों को? चमक गया, चमक गया, चमक गया, चमक गया।
व्हाट इज एमीटर? बेटा एमीटर तो वो है ना जो करंट को मेजर करता है तुम्हारे। ये एमीटर जो लगा रखा है यहाँ पे, ये एमीटर इस चीज़ को मेजर कर रहा है कि इसमें से करंट कितना निकल रहा है। ये जो तुमने निकाला ना कि 1 एम्पियर का करंट है, ये 1 एम्पियर का करंट तुम्हें कौन दिखाएगा? ये एमीटर तुम्हें बताएगा कि भैया यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये एमीटर तुम्हें बताएगा कितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एमीटर तुम्हें रीडिंग दे देगा 1 एम्पियर की। पक्की बात? अब चमक गया सब लोगों को, बढ़े अपन आगे। चलो अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है 250 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइटेड फॉर 5 आवर्स डेली एंड 4 6 वॉट बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4.5 आवर्स डेली। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर इन द मंथ ऑफ फरवरी इन ईयर 2020। सेम सवाल कर चुके हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में। उसी का एक और एग्जाम्पल ट्रीट कर सकते हो इसको। अब तुम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। कैसे? देखो, तुम्हें दे रखा है 250 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, एक ही बल्ब है। कितने का है? 250 वॉट का। और कितनी देर चल रहा है? 5 आवर्स। ठीक है, तुम्हारे पास 4 6 वॉट के बल्ब हैं। ठीक है, जो 4.5 आवर्स पर डे तुम यूज़ कर रहे हो उनको। तो बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 2020 के फरवरी मंथ में? बताओ भाई। तो तुम पहले तो ये निकालो कि एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, पहले ये निकालो कि एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। देखो भैया, ये दे रखा है मेरे को 250 वॉट। एनर्जी क्या होगा? पावर इनटू टाइम। एनर्जी हो जाएगी पावर इनटू टाइम। तो ये हो जाएगी पावर कितनी है भैया? बल्ब के लिए कैलकुलेट करूँ तो 250 वॉट, टाइम कितना है? 5 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1250। ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 1250 वॉट आवर। ये हो जाएगा वॉट आवर। और तुम्हें चाहिए किलो वॉट आवर में, क्योंकि इस सवाल ने दे रखा है किलो वॉट आवर में तुम्हें आंसर करना है। तो किलो वॉट आवर में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो एनर्जी फॉर वन बल्ब कितना आ गया? ये 1.25 किलो वॉट आवर। ये आ गया। अब ये जो 6 बल्ब थे तुम्हारे पास, सॉरी 4 बल्ब थे 6 वॉट के, इनके लिए कितना आएगा? इसके लिए तो हो गया। अब इसके लिए निकालते हैं। कैसे निकालोगे? 6 वॉट के बल्ब है तो एनर्जी हो जाएगी पावर इनटू टाइम। तो पावर हो गई 6, टाइम कितना है? 4.5। तो इसको 9/2 लिख देता हूँ मैं। तो एक दिन में ये इतने टाइम के लिए चल रहा है एक बल्ब। ठीक है, ऐसे कितने बल्ब हैं? 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 टाइम्स गया। ये हो जाएगा 12 इंटू 9 दैट इज़ 108 वॉट आर। ठीक है, ये किसके लिए है? जो 6 वॉट के 4 बल्ब थे मेरे पास उनके लिए है। तो तुम्हें पूरा प्रॉपर लिख के आना है इसको कि फॉर अ बल्ब ऑफ 6 वॉट। ये किसके लिए है? फॉर अ बल्ब ऑफ 6 वॉट। 4.5 घंटे चल रहा है, 4.5 आवर्स अ डे चल रहा है वो। तो एक बल्ब कितना कंज्यूम करेगा? 108 वॉट आवर। तो 4 बल्ब कितना कंज्यूम करेंगे बेटे? एक सेकेंड। ओके ओके ओके, 6 बल्ब्स 4.5 आवर्स के लिए। ओके, ये चारों बल्ब का निकाला है अपन ने। 4 बल्ब्स। ये जो भाई एक बल्ब के लिए कितना है? 6 वॉट है और चल कितना देर रहा है? 4.5। और ऐसे सिमिलरली अगर 4 बल्ब होंगे तो मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया ताकि 4 बल्ब के लिए आ जाए। तो 108 वॉट आर। अगर किलो वॉट आर में करोगे तो एनर्जी फॉर 4 बल्ब्स ऑफ 6 वॉट कितना हो जाएगा? 0.108 किलो वॉट आर। पक्की बात है? अब तुम निकाल दो भैया कि एक दिन में टोटल कितना होगा। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। एक दिन में टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी भैया? 1.250 प्लस 0.108। ठीक है, ये हो जाएगी किलो वॉट आवर में। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? ये हो जाएगा 1.358 आ जाएगा किलो वॉट आवर। ये है पर डे का। ये है पर डे का। तुमसे पूछा क्या है? पूरे महीने का। कौन सा महीना, कौन सा मंथ? फरवरी ऑफ 2020। अब 2020 भैया लीप ईयर है तो इसमें फरवरी में 29 डेज रहे होंगे। फरवरी में 29 डेज रहे होंगे। तो यहाँ पे तुम देख लो
फॉर 29 डेज। 29 डेज के लिए कितना हो जाएगा, तो एक दिन में कितना हो रहा था बेटे 1.35, तो 29 डेज में कितना हो जाएगा, इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 39.15 किलोवाट आवर। भाई तुमने पर डे का निकाल लिया, 29 डेज का निकाल लिया, तो 29 डेज का ये आ गया तुम्हारे पास, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी 39.15। चमका कि नहीं चमका मेरे बेटे, आसान सवाल था अगर तुमने फर्स्ट का बी पार्ट अटेंड किया था तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों के आंसर भी आ चुके हैं। और इसी क्वेश्चन में ये भी ऐड कर सकता था कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिसिटी की रेट दे देता तुम्हें पर यूनिट की, सपोज करो 5 रुपीज़ है पर यूनिट, तो इतने किलोवाट आ रहे हैं, ठीक है। अब 1 यूनिट की प्राइस होती है 5 रुपीज़, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे फरवरी मंथ का बिल आ जाएगा तुम्हारा। एक बार दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ, जल्दी देख लो, पूरा रिकॉल करवा रहा हूँ कि किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। मेरे को दे रखा था कि भैया 250 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको मैंने दिन के 5 घंटे चलाया, तो दिन के 5 घंटे चलाया मैंने, एक बल्ब को 5 घंटे पर डे पे चलाया, उसकी पावर कितनी थी 250 वॉट। फिर 4 बल्ब थे मेरे पास 6 वॉट के, 4.5 आवर्स अ डे चलाया, तो एनर्जी क्या होगी पावर इनटू टाइम, तो एक बल्ब की निकालू जो 250 वॉट का था, तो पावर इनटू टाइम, तो 1250 वॉट आवर पर डे। मुझे चाहिए था किलोवाट आवर में, क्योंकि सवाल ने पूछा है किलोवाट आवर में निकालो, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1.250 किलोवाट आवर आ गया। फिर सिमिलरली 4 बल्ब थे 6 वॉट बल्ब्स, ठीक है, 4 बल्ब थे, तो एक बल्ब के लिए कितना हो जाएगा, पावर कितनी 6, ठीक है, टाइम कितना लगा 4.5 आवर्स, यानी कि 9/2, ये एक बल्ब के लिए हो गया। 4 बल्ब के लिए निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो ये आ गया मेरे पास 108 वॉट आवर। एक दिन में 4 बल्ब कितना कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और किलोवाट आवर में निकालना तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 0.108 किलोवाट आवर। अब टोटल एनर्जी पूरे दिन में कितनी हुई, तो 4 बल्ब तो है 6 वॉट के और एक बल्ब 250 वॉट का, उनकी एनर्जी को ऐड कर दिया मैंने, तो आ गया 1.250, ये आ गया 0.108 किलोवाट आवर, ठीक। और इनको पूरा तुमने ऐड किया तो 1.358 आ गया पर डे। ये है पर डे का डेटा। अब तुम्हें बताना है फरवरी 2020 में, तो लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 29 डेज हैं, तो उसको तुमने 29 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 29 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 29 से मल्टीप्लाई कर दो 39.15, तुम्हारे पास आंसर निकल के आ गया। बता दो बेटा चमका कि नहीं चमका। आई होप अब सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। सर हम 4 बल्ब के लिए क्यों आंसर ला रहे हैं, 4 बल्ब के लिए इसलिए ला रहे हैं बेटा क्योंकि 4 बल्ब चल रहे हैं। यहां दे रखा है ना क्वेश्चन में कि 4 बल्ब हैं 6 वॉट के, 6 वॉट के 4 बल्ब हैं, इसलिए अपन 4 बल्ब के लिए सॉल्व कर रहे हैं। समझ आया, जितने बल्ब देंगे उतने के लिए सॉल्व करोगे। भाई अगर तुम्हारे घर में 4 बल्ब लगे हैं तो तुम्हें चारों बल्ब के लिए बिल पे करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट तुम्हें बिल सिर्फ एक बल्ब के लिए पे करना पड़ेगा। भाई तुम्हारे घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, सबके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे 4 बल्ब तो 6 वॉट के थे, एक बल्ब 250 वॉट का था, तो उन सब ने टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, उन सबको तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पर डे का डेटा आ जाएगा। पर डे का डेटा आ गया तो फिर उसके बाद तुम 29 डेज का निकाल लोगे, ठीक है बेटा। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा अब। ओके ओके ओके, चलें अपन अब आगे, अगला सवाल देख लो। अपन ऐसा करते हैं क्विज खेल लेते हैं अब, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, उसको करके लेके आना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले देख लो। पावर ऑफ अ हीटर इज 4 किलोवाट। इसका मैं हिंट भी देके जाऊंगा, तुम्हें सॉल्व तुम्हें करना है पूरा। 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तुम्हें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, एनर्जी स्पेंट इन 2 आवर्स, और कॉस्ट निकालनी है। अगर कॉस्ट जो तुम्हारी पर यूनिट की है वो 50 पैसे है तो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं तुम्हें पूरा बता के जा रहा हूँ। सॉल्व करना तुम्हारी मर्जी है, मर्जी नहीं है, कंपलसरी है, सॉल्व करना है तुम्हें, मतलब सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसने बोल रखा पावर दे रखी है 4 किलोवाट, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, तुम्हें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो तुम्हें पता है भैया फर्स्ट पार्ट के लिए मैं बोल सकता हूँ P = VI, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे तुम्हें पावर दे रखी है, वोल्टेज भी दे रखा है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। चलो फर्स्ट पार्ट इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। सेकंड पार्ट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तुम जानते हो ओम्स लॉ, V = IR, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से I की वैल्यू जो निकालोगे उसको यहाँ रखना है। V की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है 220 वोल्ट, तो यहाँ से R की वैल्यू भी आ जाएगी। सेकंड पार्ट खत्म, ठीक है। थर्ड पार्ट,
एनर्जी स्पेंट इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो पावर तो तुम्हें पता है 4 किलो वाट आवर, तो एनर्जी क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो ये 4 किलो वाट है तो 4000 वाट इंटू टाइम कितना है 2 घंटे, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8 किलो वाट आवर। 2 घंटे टाइम है, या 8000 वाट आवर हो जाएगा या 8 किलो वाट आवर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट भी खत्म। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, इट्स कॉस्ट इफ 1 यूनिट, 1 यूनिट की कॉस्ट है 50 पैसे, तो 8 किलो वाट आवर की तुम एनर्जी यूज कर रहे हो, तो 1 किलो वाट आवर के लिए तुम्हें देने पड़ रहे हैं 50 पैसे, तो 8 किलो वाट आवर के लिए कितने देने पड़ेंगे 8 इंटू 50 पैसे, यानी कि 400 पैसे। होमवर्क में क्या करोगे, इतना आसान सवाल है तो यही सॉल्व हो गया, बताओ। हिंट देते देते पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो। ठीक है, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इनके भी आंसर निकाल लो, फिर सॉल्व तो हो गया। P इक्वल टू वी आई है, तो आई कैसे निकालोगे, P यानी कि 4000 डिवाइडेड बाय 220, तो ये कितना आ गया, 0 से 0 चला गया, और इसको 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये 11 टाइम्स, और ये 200, तो ये आ गया 200 बाय 11 एम्पियर्स। और सिमिलरली रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V यानी कि 220 डिवाइडेड बाय आई कितना है 200 बाय 11, तो ये 0 से 10 चला गया। ठीक है, और 2 से ये 10 टाइम्स, और 2 से ये 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 11 कितना आ गया 121 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1.21 ओम, सॉरी 12.1। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 12.1 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई, एनर्जी तुम निकाल ही चुके हो 8 किलो वाट आवर, और पावर भी निकाल ली। खत्म खत्म खत्म। हाँ बेटे, मजे आ गए, चमक गया सब लोगों को। चमक गया हो तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर अपन क्विज खेलते हैं अगला। चलो बेटा, सेकंड क्विज। सेकंड क्विज तुम लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा। When a wire of uniform cross section A, length T and resistance R is bent into a complete circle, resistance between any two of diagrammatically opposite point, diagrammatically नहीं आएगा बेटा, diametrically आएगा। मे भी शायद क्विज तुम्हारी स्क्रीन पर अपियर नहीं हो रहा हो, यहीं पे कर लो इसको। ठीक है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे कितना होगा, तो इसको भी अपन एज अ क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, आज थोड़ा टेक्निकली ग्लिच आ रहा है तो उसकी वजह से तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है। इधर देख लो, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस था आर। ठीक है, एक वायर है इसका रेजिस्टेंस रहा होगा आर। अब इसको घुमा के तुमने भैया सर्कल में बना दिया, तो इसको सर्कल बना दिया, तो यार इस सर्कल का भी रेजिस्टेंस तो आर ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वायर तो ये वही है। अब इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स की तुम्हें बात करनी है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट मतलब एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तुम्हें रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो अब यहां से जब करंट आएगा तो उसके पास दो रेजिस्टेंस, दो रास्ते दिखेंगे उसको, यानी कि अब ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल में आ गए, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अब ये पूरे का रेजिस्टेंस आर था, तो आधे का कितना होगा बेटे R/2, तो ये इस पार्ट का हो जाएगा R/2 और इस पार्ट का हो जाएगा R/2। अब R/2 और R/2 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/4। अभी बताया था कि बराबर बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा हाफ। यहाँ पे R/2 पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/2 का हाफ, यानी कि R/4। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या था बेटे, किसी को डाउट तो नहीं आया ना यार इस वाले क्विज में? अपन ने काफी स्पीड में सॉल्व कर लिया है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की खासियत क्या होती है कि भैया जो अगर मैंने दो चार रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, वो जितने भी रेजिस्टेंसेस थे उन सबसे कम वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, और सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड थे उन सब रेजिस्टेंस से ज़्यादा ही निकल के आएगी। ये खासियत होती है, बहुत बार बताया मैंने तुम लोगों को क्लास में। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो, पोल करवा दो, पोल करवा रहा हूं एक बार मैं। ठीक है, तो पोल में मेरे को बता दो
और आज की क्लास को फिर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आज जो अपन ने किए सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन थे, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो पोल करवा रहा हूँ बेटा, जल्दी से बता दो मेरे को, फिर अपन क्लास को एंड करते हैं। और अगली क्लास में अपन जो है, जैसा कि तुम लोग बोल रहे हो कि लाइट चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं लाइट चैप्टर के ही क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। और जिन लोगों को, अच्छा हाँ सुन लो एक बात और, जिन लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ना है, जिन लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ना है, वो अपना जो दूसरा वाला बैच चल रहा है 10th क्लास का ही, जो कि शाम को 6 बजे जिसकी क्लास होती है, उस बैच में आ जाना। वहां पे मैं लाइट चैप्टर के तुम्हें मतलब पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। और ये जो 8 बजे वाला बैच अपना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन सीरीज चलेगी, तो वहां पे आके पढ़ना और यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना। वहां पे मैं एग्जांपल्स के लिए 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन सीरीज जो है हमारी लाइट चैप्टर की रात को 8 बजे वाला जो बैच है उसमें होगी, और 6 PM वाला जो बैच है उसका पूरा टाइम टेबल आप लोगों को पता ही ऑलरेडी, ठीक है। तो उस बैच में अपन लाइट चैप्टर शुरू कर रहे हैं अगली जो क्लास होगी उसके बाद से, ठीक है। अगली जो भी क्लास है अपनी 6 PM वाली, उसमें अपन लाइट चैप्टर शुरू कर देंगे। और 8 बजे वाले जो बैच है उसमें नेक्स्ट लेक्चर से ही मैं आप लोगों के लिए लाइट चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आप सब लोग जो बोल रहे थे लाइट चैप्टर, वो अपन नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक मजे मारो, क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है बेटा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक बाय बाय।